नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मास्टर स्ट्रोक के किस्से खत्म नहीं होते। कोई ऐसा दिन नहीं निकलता जिस दिन नरेंद्र मोदी जी के तुष्टीकरण से जुड़ा हुआ कोई मामला सामने ना आए। आज दिन के लिए जो ये काम कर रहे हैं, कोई घोषित मजहबी व्यक्ति भी नहीं कर सकता, लेकिन हमारे हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी वो काम बखूबी कर रहे हैं। अब सच्चाई ये है कि समस्या कहां है, क्योंकि जो ये जुमलावादी समाज है वो उनको ईश्वरीय अवतार मानता है। माफ कीजिएगा, ईश्वर मानने लगा, जिसकी वजह से अगर वो ईश्वर है तो चर्चा तो होगी नहीं। अब चर्चा नहीं होगी तो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अब इनके पुराने राज भी सामने आया, इनके राज के ऊपर चर्चा आ गया। उससे पहले भारत सरकार ने पड़ोसी देशों के लिए जो बजट आवंटित किया वो है 6,292 करोड़ रुपए, जो कि उनके डेवलपमेंट के लिए है। 200 करोड़ रुपए अफगानिस्तान के लिए एलोकेट किए गए। इसके अलावा भारत हर मौके पर अभी राहत सामग्री पहुंचा है। इससे पहले फूड मटेरियल पहुंचे थे, 20,000 मैट्रिक टन गेहूं पहुंचा था। अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ज्यादातर जो मजहबी कंट्री है आज भारत के ऊपर निर्भर है। लेकिन जो ये जुमलावादी समाज है, जब आप अच्छे से इनकी सुनेंगे तो उसमें विरोधाभास आपको झलक जाएगा। एक तरफ भारत अगर उनको मदद देता है तो ये बताते हैं कि ये वैश्विक भारत की पहचान है। आज दुनिया भारत के ऊपर डिपेंडेंट है और हम विश्व गुरु हैं, इसलिए हमारा दायित्व बनता है। तो हम विश्व गुरु हैं तो हमारा दायित्व बनता है उन्हें देने का। अगर हम विश्व गुरु हैं, वैश्विक शक्ति हैं, तो उनको आंख दिखाने की हैसियत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो भारत का खाते हैं, ऊपर से भारत को ही गाली देते हैं। अब जो अफगानिस्तान है उसके प्रति भारत का जो आप समर्पण देखेंगे, कोई भी इस्लामिक कंट्री आप बताइए भारत के बराबर जो मदद कर रहा है, दूसरे इस्लामिक कंट्रीज उसका मदद कर ही नहीं रहे। मदद कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। अब ये लोग बड़े वाले राष्ट्रवादी भी हैं। अब राष्ट्रवादी कैसे हैं? राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को लेकर ये लोग मुखर होते हैं। अब गाजियाबाद में 70% जो लाभार्थी रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहे। मास्टर स्ट्रोकवादी जमात यहां पर बताया कि ये अधिकारियों की गलती है, क्योंकि उसमें सब वामपंथी बैठे हुए हैं। चलिए, उनकी सुधार की जिम्मेवारी भी नहीं की थी, लेकिन ये काम नहीं किया। चलिए, यहां पर तो अधिकारी जिम्मेवार थे। इन्होंने बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्याओं के लिए राहत सामग्री भिजवाया, तो वो तो सरकार का निर्णय था। लेकिन अब क्या कहेंगे वहां पर? अब इनके साथ समस्या ये है कि कोई सब्जी में नमक डालना भूल गया और आपने सवाल कर दिया कि उस सब्जी में नमक नहीं है, तो ये आपको बताएंगे कि कभी कभी नमक नहीं भी खाना चाहिए। अपनी गलती स्वीकार नहीं करें। चलिए, इन्होंने बांग्लादेश में भिजवाया तो भिजवाया। इन्होंने म्यांमार में 250 मकान बनवाए रोहिंग्याओं के लिए। ये भारत सरकार कर रही है, तो आखिर भारत सरकार का इतना समर्पण क्यों है? दूसरी तरफ मैं कई बार इन घटनाओं का जिक्र कर चुका हूं, लेकिन कई नए लोग, 2-4 भी हो, उन तक भी बात पहुंचती है, तो ये अच्छी बात है। जहां विकल्प की बात आती है, जो इनकी सच्चाई है आज व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंच जाए, तो कल लोगों के सामने सॉल्यूशन मिल जाएगा, कल नया विकल्प खड़ा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग अभी इनकी सच्चाई जानते ही नहीं है। मैंने जिक्र किया था दारुल हिजरत का, जो कि ज़कात फाउंडेशन उनके लिए कैंप बनवा रहा है मदनपुर खादर में। जब उससे बात की गई तो उसने कहा कि गृह मंत्रालय की अनुमति से हम ये कर रहे हैं। लेकिन ये राष्ट्रवादी लोग राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करते हैं, तो लोगों को लगता है कि इनसे बड़ा राष्ट्रवादी है कौन, क्योंकि राष्ट्रवाद के लिए तो जुमले यही तराशते हैं। 2017 से मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। ये लोग अपना जवाब नहीं दाखिल कर रहे कि जो अवैध घुसपैठी है उन्हें बाहर निकाला जाए। तो जो लोग बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्याओं के लिए मदद भिजवा रहे, म्यांमार में उनके लिए घर बनवा रहे, क्या वो लोग उन्हें भारत से निकालेंगे?
बांग्लादेश अब चिंतित हो गया, क्योंकि जो उन्होंने रोहिंग्याओं को शरण दे रखी थी, उस बांग्लादेश में उनकी जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रहा है और इनको लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आ चुके हैं कि ये टेरर एक्टिविटीज में शामिल रहा है। लेकिन भारत सरकार कहीं से भी गंभीर नहीं है। भारत सरकार जवाब दाखिल नहीं करना चाहती, लेकिन ये हिंदुवादी हैं, बड़े वाले राष्ट्रवादी। तो ये बड़े वाले राष्ट्रवादी और हिंदुवादी कैसे हैं? क्योंकि ये जहां मर्जी जैसे चाहे उस तरह के बयान देकर निकल जाता है। अगर आपके भी गांव में चले जाए तो वहां से कुछ ना कुछ रिश्ता निकल आता है। मोदी जी का ये वीडियो जो मैं रोज सुनता ही सुनता हूं। मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा। ये देखिए, कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। ये देखिए, रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाले को रेल की मुसीबतों का जितना पता होता है उतना रेल मंत्रियों को भी पता नहीं होता है। ये देखिए, मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। राजा बाबू कहाँ तक पढ़े हैं? पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहते। अब इन्होंने एक कन्नड़ मैगजीन को पहले इंटरव्यू दिया था, जिसका मामला सामने आया। वहां इन्होंने बताया कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। तो एक तरफ एमए की डिग्री सार्वजनिक की जा रही है, दूसरी तरफ ये मैकेनिकल इंजीनियर है। अब मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, कन्नड़ में पढ़ भी नहीं पाता, लेकिन बताया जा रहा है कि इन्होंने इंटरव्यू देते समय खुद को मैकेनिकल इंजीनियर बताया। तो मोदी जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर इनके अच्छे से उम्र की गणना करें तो कम से कम 120 साल इनका होना चाहिए था, लेकिन ये ईश्वरीय अवतार है। अभी तो मात्र 73 साल के ही हुए। अब जो तमाम कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, जैसे कि बचपन में मगरमच्छ पकड़ कर ला देते थे। एक बार इन्हीं का खुलासा है कि ये हिमालय पर्वत पर चले गए थे। तो ये कभी भिक्षा मांगे, कभी गुफा में चले गए, कहीं चाय बेच लिया। बेशक 1950 में इनका जन्म हुआ, 6 साल की उम्र में चाय बेचते थे और 1970 में बड़नगर रेलवे स्टेशन बना। तो रेलवे स्टेशन बनने से पहले इन्होंने चाय बेचना शुरू कर दिया था। लेकिन यहां मास्टर स्ट्रोकवादी बताते हैं कि वो ट्रेन में घूम घूम कर बेचते थे। मैं तो बोल रहा हूं, आज जितना फंड दूसरे देशों को ये दे रहा है, आर्मी का पेंशन छीन रहा है, इनका वो केतली मिल जाना जिससे चाय बेचा करते थे, उसको नीलाम कर दिया जाए तो देश में जो आज फंड की कमी पड़ रही है उसकी भरपाई उस नीलामी से की जा सकती है। तो मोदी जी को चाहिए कि जिस केतली में ये चाय बेचा करते थे उस केतली को ये जरूर ढूंढवाए, उसकी नीलामी की जाए और उससे जो पैसे होंगे वो देश हित में खर्च किए जाएंगे। वैसे भी ये फकीर आदमी है, इनका क्या, झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन ये अपना पेंशन खत्म नहीं करेंगे। आर्मी का पेंशन जरूर हटाएंगे, सीआरपीएफ को ठेके पर जरूर डालेंगे। अब मोदी जी हैं, जो भी करते हैं उस समय उसका मतलब लोगों को समझ में नहीं आता, उसमें भविष्य छिपा होता है और वो ऐसा भविष्य होता है जो बाद में लोगों का कमर तोड़ देता है, जो कि अब तक के फैसलों में आप देख सकते हैं। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखा है, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।